हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, देन हमने बात की थी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में। अलग अलग जो ग्रुप्स हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से, इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना जो प्रीवियस टॉपिक है, सबसे पहला ग्रुप जो है वो हमने बैक्टीरिया यहाँ पर देखा है। और बैक्टीरिया के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले तो हमने कहा बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस शब्द का मतलब जाना था। क्या बात हो रही है कि हमने प्रोकैरियोटिक शब्द जो है उसका मतलब यहाँ पर जाना था। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। आपने कहा बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक ग्रुप का नाम है, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं। शेप अगर हम देखें तो कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ विब्रियो यानी कि कुछ कॉमा शेप्ड होते हैं। तो अलग अलग इनकी शेप आती है, और इसीलिए आपने क्या देखी थी, इनकी शेप्स देखी थी। आगे बढ़ते हैं, हमने फंगस के बारे में बात की। अब आपने कहा जो फंगस है वो क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है उसके बारे में हमने देखा था, और साथ साथ हमने देखा था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको कंफ्यूजन है अभी तक, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो एक बार आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमने क्या देखा था, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हमारे पास जो नया ग्रुप आता है वो है प्रोटोजोआ। ये अभी तक सारे उन्हीं ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटोजोआ जो है, आपने कहा वो क्या होगा, ये भी यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय होने का मतलब है कि ये भी बहुत सूक्ष्म होंगे, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा दे आर ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। दैट मे बी पैरासिटिक और लिविंग इंडिपेंडेंटली and are heterotrophic, can't prepare their own food in nature, for example amoeba and paramecia। हमने कहा कि ये परजीवी हो सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, या प्रकृति में विषम पोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि ये क्या हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, या हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं भी क्या पता बना सकते हैं। तो हमने कहा कि क्या होता है कि इनमें वैरायटी है, कि कुछ अपना भोजन बना पा रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, तो किसी दूसरे पे निर्भर है। कुछ पैरासाइट है, कुछ परजीवी हैं। तो जब हमने क्लास 6-7 में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर क्या बात की थी, हमने जो परपोषी पोषण है उसके जो प्रकार हैं उनके बारे में हमने डिस्कस यहाँ पर किया था। हमने कहा जो परपोषी पोषण है उनमें ठीक है कि कोई भी जीव है वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहता है, लेकिन इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि कुछ हमने कहा परजीवी होते हैं जो किसी के शरीर के अंदर रह करके क्या करते हैं, किसी के शरीर के अंदर या किसी के शरीर के बाहर रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ हमने कहा सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि मृत जीवी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर मशरूम के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, जीव आते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका, प्रोटोजोआ का अमीबा है, पैरामीशियम है, जो इमेज आपके पास बनी हुई है, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, आपके पास इनकी इमेजेस आती हैं। एक बार आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर लेनी है, और जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम्पल से रिलेटेड आएंगे। आपसे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि जो अमीबा है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ पे नोट करनी है डेफिनेशन, और जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे नोट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप आता है वो एल्गी, जो कि यहाँ पर क्या है, आपने कहा प्लांट है।
अब यहाँ पर जो एल्गी होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं यहाँ पे साइज़ में, बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से अपनी आँखों से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एल्गी के बारे में, दे आर अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और जो सपोषी यहाँ पर होगा, ठीक है। दैट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, आपने कहा कि जो मुख्य रूप से क्या होते हैं यहाँ पे, जलीय होते हैं। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है, आदि है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे इमेजेस आ रखे हैं, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये वॉलवॉक्स है, ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। ये है अल्वा यहाँ पर आपने कहा। तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो आपको नोट करने हैं कि क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं किसके, एल्गी के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास आता है वो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए साबित हुआ है अभी तक। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका एक बेनिफिट भी है, लेकिन इसके हार्मफुल इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है वायरस, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, विषाणु भी कहते हैं। अब आपको वायरस, आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो वायरस है ये लिविंग नहीं है, ये ना तो जीव है ना ही निर्जीव है, यानी कि सजीव और निर्जीव कुछ भी नहीं आता है, किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सजीव क्यों नहीं है। हमने कहा कोई भी जो सजीव है वो सेल से मिलकर के बना होता है, और सेल में हमने कहा कि सबसे बाहरी परत आती है ये वाली, जिसे हमने क्या कहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हमने कहा है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब कोई ऐसे सेल्स हो सकते हैं जिनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और किसी में नहीं हो सकती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होगी। फिर हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में, आपको ध्यान होगा अगर, तो हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हमने साइटोप्लाज्म कहा था। ये जो पीला आपको पदार्थ दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। अब हमने कहा इस सेल में बीच में क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि बीच बीच से कैसे होगी, पोरस होगी, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके अंदर होगा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पे क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर क्या है, हमने कहा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस किससे बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, जिसे आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। एक सेल का, इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्ट्रक्चर होते हैं, कोई यहाँ पे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली होती है, जैसे जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे गोल्जी एपेरेटस होगा, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम होगा, यहाँ पे लाइसोसोम होंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर पाई जाती है। आपके पास क्लास 9th में एक चैप्टर आएगा, सेपरेट चैप्टर, जिसका नाम होगा सेल, और वहाँ पर आप सेल के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। तो एक जनरली एक नॉर्मल सेल का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम वायरस को देखें तो वायरस में क्या होता है, अगर हम वायरस को देखें तो सबसे पहले तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है।
अब हमने कहा यहाँ पर अगर हम देखें डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड, आपने कहा डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कुछ में डबल स्ट्रैंड होगा, कुछ में सिंगल स्ट्रैंड होगा यहाँ पे। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा ये है जेनेटिक मटेरियल, और इसके बाहर एक लेयर आती है जो प्रोटीन की लेयर है। क्या है ये प्रोटीन लेयर है, और ये है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं, इस संरचना को हम कह रहे हैं कि ये वायरस है, ठीक है। तो हमने कहा कि लिविंग की कैटेगरी में हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये सेल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल ना तो इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, बिना न्यूक्लियस के भी हमने सेल पढ़ी है जिसे हमने प्रोकैरियोट सेल पढ़ा है, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो हमने कहा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही नहीं, ये एक सेल बना ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसे सेल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे क्लास 11th में जब आप जाएंगे, तब आप वायरस का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और तब आप यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि एक्चुअली में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब आप सोचेंगे कि ठीक है यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी तो प्रोटीन की लेयर है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो वो कैसे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है, इस प्रकार का। अब आपको समझ नहीं आया, देखिए अब डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है ऐसे, ठीक है। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, तो ये पूरे में होगा। जैसे कि ये है तो ये पूरी लेयर ऐसे होगी इस प्रकार से। इसका मतलब हम ये समझे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर नहीं है, ये डबल लेयर है ऐसे, इस प्रकार से। और हमने कहा इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये है साइटोप्लाज्म। तो हम क्या कहते हैं कि हम जब सेल को देखते हैं तो सेल क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डबल लेयर होती है यहाँ पे। जैसे कि यही लेयर है और इसको आप पूरे गोलाई में ऐसे बनाएंगे जैसे यहाँ पे बना रखा है। अब यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है तो आप इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है, ये वाली जो लेयर होती है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, जो गोल गोल स्ट्रक्चर है या जिन्हें आप हेड भी कह सकते हैं, ये बने होते हैं फॉस्फेट से। और ये जो आपके पूंछ जैसी संरचना है ये वाली, ये भी फॉस्फेट है, ये भी फॉस्फेट है, और ये जो पूंछ जैसी संरचना है ये बने होते हैं लिपिड से। लिपिड, लिपिड क्या होता है, फैट होता है। तो ये क्या बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं, फैट से बने होते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे तो प्रोटीन लेयर है, यहाँ पे फॉस्फेट और लिपिड की लेयर है। तो क्या ऐसा है कि इसमें प्रोटीन नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे प्रोटीन होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि पूरी लेयर प्रोटीन से ही बनी है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर एक प्रोटीन आ गई है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर एक प्रोटीन आ गई है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर एक प्रोटीन आ गई है, या यहाँ पर एक प्रोटीन, तो ऐसे होती है प्रोटीन। ऐसे नहीं कि पूरी लेयर जो है वो प्रोटीन से ही बनी है। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ों से बनी है, फॉस्फेट से मिलकर के बनी है और लिपिड से मिलकर के बनी है। तो हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब होता है कि फॉस्फेट और लिपिड की बाइ का मतलब होता है दो, और लेयर का मतलब आप समझते हैं परत। तो फॉस्फेट और लिपिड की दो लेयर से मिलकर के क्या बनती है, यहाँ पे पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बनती है, ठीक है। और कुछ कुछ यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अगर हम यहाँ पर देखें जो वायरस है और वायरस की हम आउटर कवरिंग देखें, तो इसमें आउटर कवरिंग बनी होती है किससे, प्रोटीन की कवरिंग यहाँ पर होती है। सिंपल सी चीज़ें, बाकी और कुछ है नहीं एक्चुअली में। अब ये जो सेल है, इसे सेल नहीं कहेंगे, सेल नहीं है ये। अब ये जो स्ट्रक्चर है, आप भी ध्यान रखिए कहीं गलती से आप लोग सेल इसे नहीं लिखेंगे।
हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, अगर ये बाहरी वातावरण में है, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट में है, तो ये हमने कहा कि इनमें इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से कोई भी जो जैविक क्रियाएं हैं या जो लाइफ प्रोसेसेस है वो नहीं हो रही हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम इसे क्या मानते हैं, यहाँ पे तो ये लिविंग नहीं है, ये जीवित नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि हम इसे जीवित नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो इसमें क्या है, सेल नहीं है, कोशिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो है अगर आउटर इन्वायरमेंट में है तो किसी भी प्रकार से जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस क्या क्या होती है, हमने एक शब्द बोला है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रिया। सिंपल सी चीज है, आपके पास क्लास 10th में एक पूरा सेपरेट चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस का, वहां पर आप सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम वो प्रक्रम है जो जीवित के क्या है, यहाँ पे आपने कहा प्रमाण है या जीवित के लक्षण है। जैसे जैसे कि हमने कहा सेल का प्रेजेंट होना, चलो ये प्रोसेस नहीं है लेकिन इन जनरल कह रहे सेल का प्रेजेंट होना। अब हम प्रक्रम में आते हैं तो हमने कहा न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन में आपकी सारी चीजें आती हैं, आपका डाइजेशन भी आता है न्यूट्रिशन में, ठीक है, डाइजेशन आता है। उसके बाद आपने कहा रेस्पिरेशन है, आपने कहा रिप्रोडक्शन है यानी कि प्रजनन है, आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन है, आपने कहा एक्सक्रीशन है। अब देखिए न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमने खाना खाया, हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, जो जीवित होगा, जो जीव होगा उसे भोजन की आवश्यकता होगी होगी, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी होगी, उसमें फिर पाचन भी होगा, उसमें श्वसन की प्रक्रिया भी पाई जाएगी, ठीक है, उसमें प्रजनन भी होगा, क्योंकि अगर प्रजनन नहीं हुआ तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो चीजें हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, तो ये कुछ कैसे होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं। हमने कहा जब यहाँ पर ये जो संरचना है ये यहाँ पे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी जैव प्रक्रम नहीं पाया जाता है, तो हमने कहा ये जीवित तो नहीं है, सर लिविंग की कैटेगरी में तो नहीं मानेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो हम इसके डेड की कैटेगरी में मान देते हैं। हमने कहा लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि हम इसे डेड की कैटेगरी में रखते हैं, तो हमने कहा कि जब ये क्या करता है, किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो संरचना है, जब ये इस सेल के अंदर यहाँ पर एंटर होता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये अपनी कॉपी बनाने लगता है इस प्रकार से। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जो है वो नहीं जाता है अंदर, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। जब इसके अंदर जाता है तो ये अपनी क्या बनाता है, कॉपी बनाता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की है, हमने ये जो प्रोटीन की लेयर है ये अंदर नहीं जाती, सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है। और जब जेनेटिक मटेरियल किसी कोशिका, किसी लिविंग सेल की बात कर रहे हैं हम, किसी कोशिका, क्योंकि कोशिका कह रहे हैं तो हमने कहा जीव की ही बात हो रही है, तो जब भी ये क्या करता है किसी जीव के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, रेप्लिकेट होने लगता है, अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है, अपनी कॉपी बनाने लगता है। आपने कहा ये किसी डेड का जो फीचर है वो नहीं है, यानी कि कोई जो मृत है वो अपनी जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है। जैसे कि अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई पत्थर है और वो तो मृत है, उसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन पत्थर के पीस होते हैं, आपने कहा वो फिजिकली पीस हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कहा कि यहाँ पे कॉपी बन रही है, ऐसा नहीं कि उसके जो पीस है वो टूट रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, बल्कि वो अपनी कॉपी बना रहा है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया सेल में क्या देखा है, रेप्लिकेशन देखा है, हमने कहा कि ये प्रजनन करते हैं, एक सेल से दो सेल हो जा रही है, दो से चार सेल हो जा रही हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही प्रोसेस हो रही है कि ये अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। और जब नंबर को इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करते हैं, कोशिका को इन्फेक्ट करने लगते हैं, कोशिका को क्या करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से इन्फेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो हमने कहा कि क्या है यहाँ पे, जब भी किसी सेल के अंदर जाते हैं तो ये इनमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी आ जाती है, जो किसी डेड का फीचर नहीं है बल्कि किसी लिविंग का फीचर है। अब हमने कहा कि जब बाहर है तब ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे ये नॉन लिविंग है, और जब ये अंदर है तब ये कैसी प्रॉपर्टी, यानी कि कोशिका के अंदर है तो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे लिविंग है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कैटेगरी ये शो कर रहा है, तो हम कंप्लीटली से नहीं कह सकते कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है, और ना ही हम इसे जीव की श्रेणी में रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि
जो वायरस है वो माइक्रो स्ट्रक्चर तो है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म हम हमेशा उस चीज़ के लिए या उस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करेंगे जो क्या है लिविंग है। तो वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे बल्कि माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पर कहेंगे। अलग अलग प्रकार के वायरसेस होते हैं। अब ये जो वायरस है यहाँ पर ये इतने खतरनाक होते हैं कि आपने कहा कि ये जो प्लांट्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एनिमल है उनको भी इन्फेक्ट करते हैं और जो बैक्टीरियल सेल है उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियल सेल को कौन करेगा? ये जो बैक्टीरियोफाज आपका आता है। ये जो एचआईवी है ये क्या करेगा? मनुष्य को यहाँ पे क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो वायरस है वो क्या करेगा? प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी को क्या करता है? संक्रमित कर सकता है और सभी के लिए नुकसानदायक होता है। अब ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं तो आप सोचेंगे कि अभी तो हमने कहा था कि इसके बेनिफिट भी हैं, तो बेनिफिट क्या है फिर? इसका एक बेनिफिट ये है कि जब भी हमें क्या करना पड़ता है, जीन ट्रांसफ़र करना पड़ता है ह्यूमन्स में। जीन ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? जैसे ये एक सेल है, ठीक है? और इसमें हमारा अपना जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है? ये अपना जेनेटिक मटीरियल है। अब मैं ये लेबलिंग अगर हटा लूँ तब हम चीज़ें आगे थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं। अब हमने कहा जीन्स क्या होते हैं सबसे पहले या जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल हमारा होता है डीएनए, ठीक है? हमारा क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए जो होता है हमारा डीएनए जो हमारा होता है वो हमारे हर फीचर्स हर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कैसे दिखते हैं, हमारे स्किन का कलर कैसा है, हमारी हाइट कितनी है, हमारी बॉडी के अंदर कितने हॉर्मोन्स जो हैं वो कैसे रिलीज हो रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा कि हार्मोन पे डिपेंड करते हैं आपकी हाइट, ठीक है। जैसे कि आपकी आइज़ का कलर क्या है, आपके बालों का कलर क्या है, आपके स्किन का कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपके वॉइस जो है, आपकी आवाज़ जो है, वो कैसी है, ठीक है। तो हमने कहा आपके जो इंटरनल फीचर्स या एक्सटर्नल फीचर्स सभी किस पे डिपेंड करते हैं? आपके डीएनए पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब डीएनए के अलग-अलग जो भाग होते हैं, जैसे कि ये एक भाग है फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने कहा ये एक भाग है, ये आपकी क्या है? आई कलर के लिए यानी कि आँखों के रंग के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी आई का कलर ब्राउन है, अगर आपकी आँखों का रंग ब्राउन है, इट मीन्स कि आपके जो डीएनए है, आपके डीएनए में एक ऐसा पार्ट है जो ऐसी प्रोटीन बना रहा है कि जिससे कि आपको की आँखों का कलर कैसा हुआ है? ब्राउन हुआ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये आप आगे पढ़ेंगे। क्लास 10th में आप ये जो चीज़ें हैं पढ़ेंगे। अब हमने कहा इन पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं? जीन कह देते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो इतना समझिए कि जो डीएनए के छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जीन्स, जो गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब सबसे फ़ेमस एग्ज़ाम्पल हमारे पास आता है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा आजकल लोगों को डायबिटीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना? मधुमेह हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और सरप्राइज़िंग बात ये है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में भी रिलीज़ होता है। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये स्टमक है, ये वाला इस प्रकार से और इसके नीचे एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे पैनक्रियास कहा जाता है, पैनक्रियास। इससे क्या होता है? इंसुलिन रिलीज़ होता है, इंसुलिन निकलता है और जो कि क्या करता है यहाँ पे मधुमेह होने से बचाता है या मधुमेह नहीं होने देगा, ठीक है। तो डायबिटीज़ या मधुमेह क्या होता है? जब आपके रक्त में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन का काम है कि हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में अधिक शुगर को ना होने देना, ठीक है। अब क्या होता है हमारी शरीर में क्या है जो हॉर्मोन्स हैं वो इंसुलिन को अब अच्छे से रिलीज़ नहीं कर, जो हमारी बॉडी में जो हार्मोनल सिक्रीशन है उसमें क्या हुई है? गड़बड़ी हुई है जिसकी वज़ह से इंसुलिन जो है वो बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। जब इंसुलिन बहुत कम मात्रा में निकल रहा है तो अब ये क्या करेगा? हमारे रक्त में शुगर की जो मात्रा है, शुगर का जो लेवल है उसे कम नहीं कर पाएगा, तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम मधुमेह कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंसुलिन यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आर्टिफ़िशियली आर्टिफ़िशियली तो नहीं कहेंगे लेकिन क्या होता था पहले के टाइम पे कि इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते थे। इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते तो कहीं न कहीं से तो इंसुलिन निकाला जा रहा होगा। तो इंसुलिन कहाँ से निकाला जाता था? जैसे पिग से, जैसे कि गाय से, ठीक है? तो उनके इंसुलिन को निकाल करके मनुष्य में यहाँ पर क्या किया जाता था? इंसुलिन दिया जाता था। लेकिन हमने कहा कि क्योंकि मनुष्य अलग हैं और जो गाय है या जो पिग है वो अलग है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होती थी? प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती थी। अब हम क्या कर सकते हैं?
हम ये भी तो कर सकते हैं कि किसी एक सेल से, किसी एक कोशिका से हम क्या करें, इंसुलिन का एक जीन जो कि इंसुलिन के रिलीज़ होने के लिए उत्तरदायी है। हमने कहा कि हर एक सेगमेंट हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल कैरेक्टर कौन रेगुलेट कर रहा है, किसकी ज़िम्मेदारी है? डीएनए की ज़िम्मेदारी है। तो हमने कहा कि डीएनए में कोई ऐसा जीन भी होगा जो इंसुलिन के लिए उत्तरदायी होगा। फॉर एग्जांपल ये है। अब हमने कहा इस सेल में क्या करना है हमें, ये जो सेल है ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो हमने क्या किया है, इस सेल से हमने इसका इंसुलिन जीन निकाला और इस सेल में डाल दिया है। अब आप सोचेंगे फिर इस सेल का क्या होगा? इस सेल का इंसुलिन तो निकल गया है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसुलिन सिर्फ पैनक्रियाज से रिलीज करेगा, ठीक है, और कोशिकाओं में नहीं रिलीज होता है। तो हमने कहा कि हमने इंसुलिन का जो जीन है वो यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ डाल दिया तो ये क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करने लगेगा। तो हमने क्या बात की है यहाँ पे, सिंपल सी चीज आप ये समझिए कि जब एक कोशिका से एक जीन, अब आप समझ रहे पूरा डीएनए नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, सिर्फ जीन को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमने कहा जब एक कोशिका के जीन को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक साधन चाहिए, या एक हम कह सकते हैं गाड़ी चाहिए। जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, कि व्हीकल चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमें जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लेके जाने के लिए क्या चाहिए, एक साधन चाहिए। और जो मनुष्य जो ह्यूमन सेल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो वायरस होता है उसे एज अ व्हीकल, एज अ साधन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो फिर हार्मफुल होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है वायरस को, और वायरस से जो हार्मफुल जीन्स हैं या जो वायरस के जो हार्मफुल यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है उसे हटा दिया जाता है, जिससे कि हम यहाँ पे सुरक्षित रहें। तो ये हमने बात की है वायरस के बारे में। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया है वायरस के बारे में तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, वायरस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।